हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो यह 27 सितंबर करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि जितना भी आपका इस वीडियो में बताया गया है, जितने भी करंट अफेयर कवर करवाए गए हैं, सबका सब आपका कवर हो जाए। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो उत्तराखंड में आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी। करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से कि जैसे कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, जब वो दिल्ली आई थी, तो माना जा रहा था कि पानी के ऊपर, पावर के ऊपर यानी कि बिजली के ऊपर और डिफेंस के ऊपर टैक्स हो सकते हैं। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक तो कुशियारा नदी, तो जो कुशियारा रिवर है ये असम के पास और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है और भारत से होते हुए बांग्लादेश के अंदर जाती है। तो कुशियारा रिवर के ऊपर अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। बांग्लादेश जो है 1160 मेगावाट जो बिजली है वो भारत से खरीद रहा है, और माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ये जो बिजली है जो बांग्लादेश खरीद रहा है, ये और आगे तक बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है द चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। जो चिटागोंग एक शहर है जिसको चटगांव भी कहते हैं हिंदी में, जो हिल ट्रैक्ट्स है बांग्लादेश के, उसको रीजन ऑफ पीस यानी कि शांति का क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। इसकी भी वहाँ पे कवायद की जा रही है, इसकी भी डिमांड उठ रही है। नेक्स्ट आता है पीएम श्री स्कीम। तो पीएम श्री स्कीम के बारे में देखें तो 5 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि अपग्रेड किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा 14,500 स्कूल्स को पूरे भारत में से प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत, यानी कि पीएम श्री योजना के तहत। द पीएम श्री स्कूल्स आर टू हैव अ मॉडर्न, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड होलिस्टिक मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। यानी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि मॉडर्न तरीके से पढ़ाई की जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशनल कि ट्रांसफॉर्म होंगी चीज़ें वहाँ पे, यानी कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक होलिस्टिक मेथड से, यानी कि एक समग्र तरीके से बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाएगी। अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं। मिस्टर मोदी सेड पीएम श्री स्कूल्स वुड फर्दर बेनिफिट लैक ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशंस, यानी कि जो निवारक निरोध है, यानी कि इस तरह से मान के चलिए कि अगर पुलिस को लगता है या किसी एजेंसी को लगता है कि किसी पर्सन के बाहर खुला घूमने से कोई खतरा हो सकता है, तो उसको पहले ही हम अरेस्ट कर लें, जिससे कि वो कोई दंगाई है वो ना कर सके। तो प्रिवेंटिव डिटेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं 2021 में। तो अगर देखें तो अ लुक एट द नंबर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशंस अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ओवर दी पिछले 5 सालों में अगर देखें तो 2017 में 501 लोगों को डिटेन किया गया था, फिर बाद में 229 को रिलीज़ कर दिया गया। 2018 में 697 को अरेस्ट किया गया, 568 को रिलीज़ कर दिया गया। फिर 2019 में देखें 2020 में 741 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो अगर हम ये देखें उसके बाद 2021 में फिर 483 लोगों को अरेस्ट किया गया, 242 को छोड़ दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया। तो यानी कि ये सब देखा जा रहा है कि सब की जो लोग हैं उन लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को डिटेन किया जा रहा है इस डिस्गाइज में या इस गाइज में कि वो हो सकता है कि वो अगर बाहर रहेंगे तो कुछ दिक्कत कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशंस इन 2021 सॉ राइज बाय ओवर 23% compared with the year before, with over 1.1 lakh people being placed under preventive detention according to statistics released by the NCRB। तो जो स्टैट्स NCRB ने रिलीज़ किए हैं उनके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ पर्सन प्लेस्ड अंडर डिटेंशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस 2017 टू ओवर 98,700 इन 2018। तो पहले डिटेंशन में 98,700 लोग हुआ करते 2018 में, और 1.06 लाख हो गए 2019 में। फिर 2020 में कम हो गए, कुछ 89,000 पे पहुँचे। फिर 2021 में वापस से बढ़कर 1,10,000 लोगों तक पहुँच गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लास्ट ईयर, ऑफ विच 24,525 वर आइदर इन कस्टडी। 24,000 लोग जो हैं या तो कस्टडी में हैं या अभी भी डिटेन्ड हैं, और उनको 1 महीने से 6 महीने के अंदर हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है 6 months अडॉप्शन लीव इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अडॉप्शन के लिए, यानी कि अगर कोई बच्चे को गोद लेता है तो उसके लिए 6 महीने की छुट्टी देने का प्रावधान किया जा रहा है।
वहाँ की सरकार के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने अप्रूव किया चाइल्ड अडॉप्शन लीव। अगर कोई पेरेंट मान लेते हैं उनके यहाँ संतान नहीं है और वो चाहते हैं कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करें, तो जो भी सरकारी नौकरी में स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे उनको 6 महीने की लीव मिलेगी। तो लीव ऑफ 180 डेज फॉर रेगुलर विमेन एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है, इंडिया को पहली नेसल कोविड वैक्सीन मिली है। यानी कि अभी तक हम जो वैक्सीन दे रहे थे वो इंजेक्शन लगा के दे रहे थे, अब नेसल है यानी कि नाक के द्वारा भी दी जा सकती है। तो इंडिया की पहली नेसल कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। इसको अप्रूव किया गया है फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इन दोज 18 एंड अबव। तो 18 साल या 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये वैक्सीन दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है, अभी रिपोर्ट आ रही है प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन को लेके वेटलैंड्स के। तो वेटलैंड्स का किस तरह से प्रोटेक्शन किया जा रहा है, प्रिजर्वेशन किया जा रहा है। तो एज़ पर द नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री असेसमेंट जो है 2011 का, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसरो का अहमदाबाद में, उसने आइडेंटिफाई किया है कि भारत के अंदर 2,01,503 वाटर बॉडी हैं या वेटलैंड्स हैं। जो ये वो हैं 2 लाख, वो उनको बताया गया जिनका एरिया 2.25 हेक्टेयर से ज़्यादा है। इससे छोटे वालों को उन्होंने इस गिनती में काउंट नहीं किया है। दीज इंक्लूड, अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हैं, जैसे कि झीलें हैं, तालाब हैं, ऑक्सबो लेक्स हैं। ऑक्सबो लेक्स वो लेक्स होते हैं जब नदियाँ कहीं पर बहती हैं और वो अपना रास्ता बदल देती हैं, तो कहीं पर ऐसा होता है कि उस नदी का पानी रुक जाता है, तो जो वो पानी रुका वो ऑक्सबो लेक कहा जाता है। फिर हाई एल्टीट्यूड पे रिवरीन वेटलैंड्स हैं, जो नदी के द्वारा बनाए गए वेटलैंड्स हैं। कहीं पे वाटर लॉक्ड एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पानी जमा हो गया है। फिर नदियाँ हैं, नाले हैं, स्ट्रीम्स हैं, फिर टैंक्स हैं, रिजर्वायर है, लगून, क्रीक्स, बीचेस, कोरल, मैंग्रोव, मड फ्लैट, सॉल्ट पैंस, एक्वाकल्चर को, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देख सकते हैं। इन सभी को इंक्लूड किया गया है इस चीज़ की इन्वेंट्री में, इस चीज़ को यानी कि वाटर बॉडीज़ को एसेस करने के लिए। द टोटल वेटलैंड एरिया एस्टिमेटेड इंक्लूडिंग रिवर स्ट्रीम इज़ अबाउट 15 मिलियन हेक्टेयर। तो 1.5 करोड़ हेक्टेयर या 15 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है वो टोटल वेटलैंड एरिया के अंदर आती है। उसमें नदियाँ और स्ट्रीम्स वगैरह भी शामिल हैं। और अगर हम नदियाँ और स्ट्रीम हटा दें तो ये 10 मिलियन हेक्टेयर रह जाएगा, यानी कि 5 मिलियन हेक्टेयर नदियाँ और स्ट्रीम का जोड़ रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया था वेटलैंड्स रूल्स 2017 में रूल्स आए थे वेटलैंड को कंजर्व करने के, मैनेजमेंट करने के। और इसके जो प्रोविजंस हैं किसके तहत आते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आते हैं। एज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स अक्रॉस कंट्री टू कंजर्व, मैनेज एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द वेटलैंड्स विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग द वाइज यूज़। यानी कि हम जो उसका वाइज यूज़ है, यानी कि जो एक बुद्धिमत्ता से जब उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम रोकें ना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम उसका अत्यधिक एक्सप्लॉयटेशन कर दें, अत्यधिक दोहन करें, वो भी ना करें। MOEFCC इज़ करेंटली इम्प्लीमेंटिंग अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है जिसका नाम है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। यानी कि वो इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम जहाँ पर एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि जहाँ पे जो पानी में रहने वाली जो लाइफ है हम उसको प्रिजर्व करें, उसको कंजर्व करें। तो उसका एक नेशनल प्लान भी चल रहा है फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स जैसे कि लेक्स इन द कंट्री ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। अब जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो कुछ पैसा राज्य सरकार देगी और कुछ पैसा केंद्र सरकार देगी। 4-pronged अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग इकोसिस्टम हेल्थ कार्ड्स, इंस्टीट्यूटिंग वेटलैंड मित्र, फॉर्मुलेटिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बेस्ड ऑन द हेल्थ एंड स्पेसिफिक थ्रेट्स फेसिंग द वेटलैंड्स इज इन प्लेस फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स। तो अब ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने वेटलैंड्स अगर आप देखेंगे तो वेटलैंड एरिया अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो वेटलैंड का एरिया अगर हम देखें कि किस स्टेट में है तो सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर आती है वेटलैंड्स, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं, फिर यूपी में आता है। और मिनिमम वेटलैंड का एरिया जो है वो सिक्किम में है। ये सब आपको मार्क कर रखे हैं, PDF आपको मिल जाएगी तो आप इसको देख लेना। फिर यूटी में अगर हम देखें तो यूटी में मैक्सिमम जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में है, और मिनिमम जो वेटलैंड का एरिया है वो चंडीगढ़ में है। और अगर टोटल देखें तो टोटल जो वेटलैंड है वो 4.63 है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपको वेटलैंड मिलेगा वो गुजरात में मिलेगा परसेंटेज वाइज, और फिर दूसरे नंबर वेस्ट बंगाल में मिलेगा। सबसे कम परसेंटेज वाइज जो आपको स्टेट में अगर हम देखें जो आपको वेटलैंड मिलेगा वो मिजोरम में मिलेगा, यूटी में मैक्सिमम लक्षद्वीप में मिलेगा, और मिनिमम दिल्ली में मिलेगा। उत्तराखंड में हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कितना है, उत्तराखंड के अंदर 1.94% जो है पूरे उत्तराखंड का एरिया वो वेटलैंड के अंदर आता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज, यानी कि भारत के क्या एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो इंडिया एट COP26, जो COP26 ग्लासगो में हुई थी
स्कॉटलैंड में, हैज़ एक्सप्रेस्ड टू इंटेंसिफाई इट्स एफर्ट्स टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड फॉलोइंग 5 नेक्टर एलिमेंट्स। यानी पंचामृत प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2022 की जो स्पीच थी उसमें कहा था कि एक तो हमें क्या क्या 5 चीज़ें क्या क्या करनी है। एक तो रीच करना है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी। तो नॉन फॉसिल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि हमें गैर जीवाश्म यानी कि हमको फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल या नेचुरल गैस इनका इस्तेमाल नहीं करना है और उसके बिना हमें एनर्जी प्राप्त करनी है 2030 तक। 50% जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे 2030 तक। फिर रिडक्शन होगा टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन कि हम 1 बिलियन टन से कम करेंगे फ्रॉम नाउ टू 2030। अब से लेके 2030 तक 1 बिलियन टन हम कम उत्सर्जन करेंगे हार्मफुल गैसेस का। रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 और नेट जीरो एमिशंस हमें 2070 तक अचीव करने ही हैं। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 वर्ड से ये 3 शब्दों से सेंटेंस मिलकर बना है। तो समझते हैं क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई जिम्मेदारी है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जो कोई चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, कोई कंपनी है मान लेते हैं। और एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ होती है, लेकिन अगर हम उसको कुछ एक्सटेंड कर दें जो अमूमन वो नहीं करता था लेकिन अब इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। जैसे कि ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं कोका कोला है। कोका कोला अपनी प्लास्टिक की बॉटल्स बनाता है जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक भरकर बेच रहा है। तो अब जिन जिन दुकानों पर वो बेच रहा है तो कंपनी के पास अभी तक सिर्फ यही था कि वो अपनी बॉटल्स में कोल्ड ड्रिंक भरेगा और मार्केट में बेच देगा। लेकिन अगर सरकार उसको ये कह दे कि भाई वो जो बॉटल्स आपने बेची हैं उन बॉटल्स को आपको वापस भी लेना है, जिससे कि आप उनको दोबारा धो सको और दोबारा धोने के बाद दोबारा से उसको रीयूज़ कर सको, उसको वापस से पैकेजिंग कर सको उसकी। तो इसके लिए अगर आप वापस इकट्ठा करते हो और वापस यूज़ करते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो कोका कोला प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि उसको अपने द्वारा बनाई गई जो बॉटल्स थी उसको वापस भी लेना है। तो मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अगर कोका कोला के लिए है तो इसी तरह से ये जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट आता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, जैसे कि सैमसंग कुछ बना रहा है, डेल कुछ बना रहा है, या फिर फ़ोन्स की अगर हम बात करें तो ओप्पो, वीवो, एप्पल है, जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं जो मोबाइल्स फ़ोन बना रही हैं, लैपटॉप बना रही हैं, कंप्यूटर्स बना रही हैं, तो जितनी भी कंपनीज़ हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कही गई है कि आप जो चिप्स वगैरह हैं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आप उसको भी वापस लेंगे। द मैनेजमेंट ऑफ द ई वेस्ट इन द कंट्री इज़ रेगुलेटेड अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और उसके अमेंडमेंट्स जो उसके बाद किए गए थे। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूसर्स टू मैनेज अ सिस्टम ऑफ ई वेस्ट कलेक्शन कि ई वेस्ट को आपको वापस कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इन्वायरमेंटली साउंड तरीके से डिसमेंटल करना है और रिसाइकिल करना है। इसको हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन कह दिया। टू प्रमोट एंड एनकरेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एफिशिएंट ई वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म। टू प्रमोट इन्वायरमेंटली सेफ एंड साउंड रिसाइकलिंग थ्रू ऑथोराइज्ड डिसमेंटलर की जो डिसमेंटलर होगा वो एक रिसाइकल्ड एक तरीके से करेगा और वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी दे दिया, कोई भी उसका डिसमेंटलिंग कर रहा है, यानी कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। फिर रिड्यूस हजार्डियस सब्सटेंसेज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके हम अंदर जो हजार्डियस केमिकल्स या मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लेड है, मरकरी है, इनका इस्तेमाल हम करना कम करें और कुछ इस तरह से ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें जिससे कि इन्वायरमेंट पे अगर वो मान लेते हैं कोई चीज़ ख़राब होकर ज़मीन पे गिर भी जाती है, हम उसको केयरलेसली डाल भी देते हैं, तो उसका इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे ना हो। तो ई वेस्ट का कलेक्शन का टारगेट रखा गया था बाय वेट अगर हम देखें तो 2017-18 में रखा गया था, क्योंकि 2017 में रूल्स आए थे 2016 में, तो 2017 और 18 में टारगेट रखा गया था कि 10% क्वांटिटी जो है वेस्ट जनरेशन की उसको ईपीआर प्लान के तहत यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान के तहत रखा गया था कि देश के अंदर जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता है ई वेस्ट उसका 10% हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत टारगेट किया गया था कि कंपनीज उसको एक्वायर करेंगी। फिर 2018-19 में इसको 20% कर दिया गया, 2019-20 में 30%, 20-21 में 40%, 21-22 में 50%, 22-23 में 60%, 2023 ऑनवर्ड्स के बाद कहा जा रहा है कि कंपनीज इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगी, तैयार करेंगी कि 70% जो भी वेस्ट जनरेट होगा वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आना चाहिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझते हैं कि इनमें से क्वेश्चन जो हैं आगे आने वाले आपके जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं या यूपीएससी का एग्जाम है, सभी में पूछे जा सकते हैं। तो एक पर्सन के बारे में कहा जा रहा है कि दिस मैन हु वाज ग्रांटेड नाइटहुड एज वेल एज द भारत रत्न
वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। ही हैड अ लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस करियर इन टीचिंग, काफ़ी अच्छा करियर रहा है इनका। हिज इंटरेस्ट वर फिलॉसफी एंड रिलीजन, फिलॉसफी और रिलीजन इनका इंटरेस्ट रहा है। दिस मैंस ग्रैंडसन फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रहा उनका जो ग्रैंडसन थे, और वो भी टीचर्स डे के दिन ही वो पास अवे हुए हैं। तो हम किस पर्सन की बात कर रहे हैं? हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं, जो कि भारत के सेकंड प्रेसिडेंट रहे। फिर एक अमेरिकन फिलोसोफर की बात की जा रही है और मार्क्सिस्ट थे। इज़ बेस्ट नोन एज अ रिफॉर्मर ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के रिफॉर्मर के रूप में इनको जाना जाता है। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन डेमोक्रेसी एंड सॉ एजुकेशन एज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उनका कहना यह था कि जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। हिज स्टूडेंट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर। तो ये कौन थे? ये कौन अमेरिकन थे? इनका नाम है जॉन ड्यूई। नेक्स्ट आता है 25 दिसंबर 1873 को एक सिंपल इनएक्सपेंसिव वेडिंग हुई किसी बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के, यानी कि बिना ब्राह्मण के, और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स जो होते थे उस टाइम पे, जो कर्म कांड होते थे, उनके बिना एक शादी की गई थी और बिना किसी दहेज के वो काम हुआ था। महाराष्ट्र में कपल ने इस तरह से शादी की थी। दिस वेडिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अ वुमेन एंड हर हस्बैंड स्पर्ड अ मूवमेंट। तो इससे एक आंदोलन शुरू हुआ, जो एक महिला और उसके हस्बैंड ने जब इस तरह से किया तो पूरे महाराष्ट्र में और साथ ही साथ पूरे देश के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुआ कि जो उस टाइम पे पुरोहितों के द्वारा या पंडितों के द्वारा जो बहुत महंगी शादियां और दहेज प्रथा का सिस्टम जो चला करता था, उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने काम किया कि एक इस तरह से एक पूरा आंदोलन चला, मूवमेंट चला पूरे देश भर में। द वुमेन वॉज बॉर्न इन टू द सोशली बैकवर्ड माली फैमिली एंड हैड द मोस्ट प्रोग्रेसिव व्यूज़ ऑन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और कास्ट रिफॉर्म्स। तो ये कौन थी? सावित्री बाई फुले थी। फिर मैनी एक्टर्स जैसे कि ओम पुरी हैं, सुरेखा सीकरी हैं, ये अपने इन पर्सन को, जिस पर्सन की बात की जा रही है क्वेश्चन में, अपना गुरु मानते थे इनको। अपार्ट फ्रॉम हिज पावरफुल रेंडिशंस ऑफ शेक्सपियर और ग्रीक ट्रेजेडीज, दिस मैन इज़ नोन फॉर स्टेजिंग इंडियन प्लेस, जैसे कि गिरीश कर्नाड का तुगलक था, धर्मवीर भारती का अंधा युग था। तो इस तरह से करके उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को भी उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। तो ये कौन पर्सन थे? इनका नाम है इब्राहिम अलकाजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो कौन पर्सन है जिन्होंने मोंटेसरी सिस्टम को, पढ़ाई का जो मोंटेसरी सिस्टम है, उसको भारत में इंट्रोड्यूस करवाया। उनका नाम है जीजू भाई बधेगा। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइज। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।